Hello everyone and welcome back to the channel। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। आज बीपीएससी ने स्पष्टीकरण कर दिया है। 71st बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनली आउट हो गया, 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। सेम पिछले बार की टाइमलाइन पे फॉलो कर रहा है। मैंने पिछले जो कल सेशन हुआ था उसमें भी मैंने बताया था यही चीज़ कि आफ्टर योर 70th रिजल्ट इसके बाद ही 71st बीपीएससी मेंस होगा। तो सेम पिछली बार की तरह फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो कुछ-कुछ चीज़ें हैं। अभी आप आंसर लिख रहे होगे, विंटर में लिख रहे हो। कुछ देर के बाद आपको ना ये समर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ना पिछली बार भी यही हुआ था। अप्रैल में पीक, अप्रैल में गर्मी होता है, अप्रैल के टाइम पे पटना में। तो आप वैसे ही उसके अकॉर्डिंग अपना जो एनवायरनमेंट है ना उसको आप कंड्यूसिव बना देना। ठीक है? ये बहुत ही बेसिक टेक्निकल डिटेल था। ये चीज़ बस एज़ अ पिछली बार जो मैंने दिया था तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। कि गर्मी बहुत रहता है उस टाइम पे, तो वैसे ही आप कुछ दिन के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना, जब मार्च होगा, अप्रैल फर्स्ट वीक होगा। तो स्टिल वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। जो एमएमपी मेंस मेंटोरशिप बैच में है, उनको पता है क्या करना है। देखो, जो सिंपल है, आपको क्या करना है ना, ये कुछ-कुछ पीडीएफ है। सबसे पहले तो आपको देखना है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनका 70th नहीं निकला है, तो वो थोड़े-से डाइसी होंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बढ़िया आंसर लिखना है। आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करना, इस पे हमारा इनिशिएटिव चल रहा है कुछ-कुछ। मेंस मेंटोरशिप चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। तो जिनको मेंस मेंटोरशिप लेना है, जो फर्स्ट टाइमर है, जिनको नहीं समझ में आता है कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, पढ़ना कैसे होता है, लेक्चर्स कैसे ये करना है, ऐसे में प्रॉब्लम होता है, दे कैन एनरोल इनटू दिस। और जो वेटरन हो गए, वो कैवलिन का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, उसमें वो एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे ना सिंपल आपको पीवाईक्यू थीम वाइज़ अनुसार चलना है। आप अपना एक माइंड मैप बना लो, आप अपने एक टाइमलाइन बना लो कि हाँ, मुझे इस डेट तक मुझे अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, गोइंग विद द पीवाईक्यू थीम। तो पीवाईक्यू थीम बहुत अच्छे से डिफाइंड है और इसमें अच्छे से सारी चीज़ मेंशन्ड है। ये आप कैविले चैनल पे आप आओगे ना, यहाँ पे आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? तो इसमें सारा चीज़ डिफाइंड है। और द बेसिक और द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस इज़, जो हिस्ट्री का पार्ट है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड है। और जो सवाल होता है ना, वो इसी के इर्द-गिर्द ही पूछता है हर साल। आप पाला आर्ट से देख लो, डिस्कस द फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। सो दिस इज बाउंड टू गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सेम चीज है, पाला आर्ट का है आर्किटेक्चर के साथ, इसका रिलेशनशिप क्या है। आगे आपको एक्स्ट्रा क्या ऐड करना, आपको जो आपका जो एक्स फैक्टर होगा कि कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है पाला आर्ट का। ठीक है, अभी एआई का जमाना आ रहा है, तो हाउ वी आर रिस्टोरिंग दोज थिंग्स, जो हमारा ट्रेडिशन, जो हमारा हमारा जो हेरिटेज है, उसको हाउ वी आर रिस्टोरिंग ऑल दोज थिंग्स। तो ये आपका एक ब्राउनी पॉइंट्स आप दोगे। आप जो 0.5 नंबर एक्स्ट्रा जो फेच करते हैं ना लोग, वो इस सब चीज़ को करते हैं। तो हम लोग अपने बैच में इस टाइप का चीज़ आप लोग करवाते हैं। पटना कलम, ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग। पटना कलम पेंटिंग सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हैं। तो सेम इसमें भी आपको कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस देना है कि वो कैसे मिनिमलिस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करके करते थे। कैसे जो इंट्रिकेट डिटेल्स है, जो सिंपल सिंपल डिटेल्स है, जो लाइफ के विभिन्न एस्पेक्ट के जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सारी चीज़ों को वो ग्लोरीफाई करते थे। तो इट इज़ सिंबल ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑल दोज़ माइन्यूट डिटेल्स व्हिच वी टेंड टू फॉरगेट। तो इस टाइप का चीज़ है। मॉडर्न आर्ट हो गया, तो ये सब सारी चीज़ों में ना आप थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल भी डालो। कैसे वो सब चीज़ का लिंकेज अभी भी है। मॉडर्न आर्ट का तो हर साल वो पूछते हैं, 70th में भी पूछे थे। ठीक है? तो इस बार वो थोड़ा-सा स्वैप करते रहते हैं। तो मॉडर्न का भी पूछेगा, कभी पटना कलम, कभी पाला आर्ट। सेम ट्राइबल रिवोल्ट इज़ इम्पोर्टेंट 1857 का। तो आप ऐसे ही करना प्रिपरेशन। अपना एक ब्लॉक निर्धारित करो कि आर्ट एंड कल्चर का एक ब्लॉक रहेगा मेरा, ठीक है? बिहार स्पेशल का एक ब्लॉक रहेगा मेरा, पॉलिटी का एक ब्लॉक रहेगा मेरा, साइंस एंड टेक का एक ब्लॉक, डीआई का एक ब्लॉक, एसए का ब्लॉक, ऐसे करते-करते कंप्लीट करो। स्मार्ट वे में आप कोशिश करो कंप्लीट करने का। ये कुछ-कुछ नोट्स है पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। क्या-क्या इसमें कीवर्ड्स आप लिख सकते हो। मल्टीफेसेट अपराइजिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स सोशो पॉलिटिकल अपहीवल 1857 वाला है, प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट, वाटरशेड इन इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री। आपका कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन हो रहा है ना, ट्राई टू ऐड सम एकेडमिक कीवर्ड्स टू दिस, दैट विल गिव मोर वेटेज। आपका आंसर जेनरिक से ज़्यादा स्पेसिफिक आपका लगने लगेगा। इट वाज़ स्पॉन्टेनियस येट वाइडस्प्रेड इंसरेक्शन। आप ये कंक्लूजन में लिखो। कंक्लूजन में बताता हूँ ना, फ्यूचरिस्टिक लिखना होता है, तो ऐड दोज़ थिंग्स। कैसे 1857 रिवोल्ट वाज़ नॉट ओनली अ स्पॉन्टेनियस बट इट वाज़ अ वाइडस्प्रेड इंसरेक्शन। Doctrine of lapse, erosion of sovereignty, administrative centralization, disruption of caste order, resistance to social engineering, fear of conversion, missionary interference, subaltern participation, fusion of political and cultural grievances। ठीक है, ये आपका पटना कलम का
नोट है कॉलोनियल मॉडर्निटी प्लस इंडिजिनस एडेप्टेशन इक्वल टू पटना कलम। की फीचर्स क्या था? विजुअल कल्चर ऑफ डेली लाइफ, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, मैन्युस्क्रिप्ट कन्वर्टेड टू मार्केट आर्ट। ठीक है, सेम हिस्ट्री वाला पार्ट है। अब यहाँ पे GS1 में नेशनल एंड करंट अफेयर्स देखो। मेरा ना कॉपी डला होगा कैवेला पीसेस में, आप जाओगे ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मेरा जो 70th बीपीएससी मेंस है कॉपी है। तो उसमें आप थोड़ा बहुत, अगर आपको लगेगा कुछ आप उससे सीख सकते हो तो आप ट्राई करना, वो देख सकते हो वो कैसे टाइम बाउंड मैनर में आपको कंप्लीट करना है, कैसे पॉइंट वाइज लिखना है, कैसे आपको स्ट्रक्चरिंग करना है। तो आप वो चैनल में जाके आप मेरा कॉपी देख सकते हो। तो इसमें देखो नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से सवाल का थीम देखो कैसे पूछते हैं। जैसे इस बार इंडिया को ब्रिक्स का मेजबानी मिला है, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इन आउट पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रिक्स का आपको जो वर्ल्ड जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट पॉपुलेशन ब्रिक्स ये करता है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका रिलेवेंस है। इंडिया अगर ब्रिक्स को मेजबानी करे तो क्या इंडिया टेबल पे लाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर 2021 में पूछा था, सेम वो रिपीट हुआ 70th बीपीएससी में रिपीट हुआ। और ये मैं बताता हूँ, ये कंटेम्प्रेरी न्यूज है, दिस इज ये पिछले 3-4 साल से चलते आ रहा है। ब्रिक्स समिट का देखो ये सवाल पूछा गया है। अब कुछ कुछ सवाल जो बाउंसर रहेगा तो वो सबके लिए मुश्किल रहेगा, बट आप उस बाउंसर सवाल में भी अपना जेनरिक नॉलेज इस्तेमाल करके आप पॉइंट्स लिख रहे हो, आप जो डिमांड है एड्रेस कर रहे हो, दैट इज गुड। 8 नंबर में इवन इफ यू आर स्कोरिंग 3 और 3.5 बहुत ज्यादा है। कोई होगा जो देख के ही भयभीत होके छोड़ देगा वो सवाल। आपको एटलीस्ट ट्राई करना है लिखने का, उसको बाइफरकेट करो और तोड़ के डिमांड जो है उस क्वेश्चन का एड्रेस करो। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इट इज वेरी वाइज। ठीक है, फिर देखो यूसीसी पे फिर से सवाल पूछा था, वन नेशन वन इलेक्शन। यूसीसी देखो यही वाला सेम सवाल आपका 70th में वापस से रिपीट हुआ था। तो आप देख रहे हो ना ही आपका सिर्फ हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ही नहीं, आपका करंट अफेयर थीम भी रिपीट होता है। अब ये सवाल आप बोलोगे ये अचानक से कैसे? हाँ, तो ये मुश्किल है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो ना, क्या कह रहा है, नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जैम्बोरी ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव कैन बी इजीली जनरेट, आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हो कि नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स ऑर्गेनाइज हुआ था। अब स्काउट्स एंड गाइड आपको क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैट्रियोटिज्म की भावना देता है, उनको फिजिकल एक्टिविटी में उनको लीडरशिप स्किल सिखाता है। ठीक है, देश के बारे में सिखाता है, कैसे आपको फिट रहना है, ये सारा चीज सिखाता है। एकता होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, उनको पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ सिखाता है। तो यही जेनेरिक पॉइंट्स आप लिख के अपना आंसर को सम अप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 8 में आपको 4 ही नंबर इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। ढाई भी मिल रहा है, डेढ़ भी मिल रहा है ना, 0 लाने से अच्छा डेढ़ मिल रहा है ना आपको। फिर आपका रहा इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये बड़ा चंक है। नाउ द गियर इज शिफ्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी से ये ज्योग्राफी की तरफ आ रहे हैं। अब ज्योग्राफी की तरफ इंक्लाइंड है। ज्योग्राफी का देखो, ये हम लोग का ये वाला मतलब कितने पेज का, ये 212 पेज का, इसमें सारा इंपॉर्टेंट थीम्स इसमें कवर्ड है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, यहाँ से एक सवाल आता है। ठीक है, ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। फोर्थ, एग्रीकल्चर रोड मैप, सो दिस यू हैव टू राइट अक्रॉस द पेपर, एग्रीकल्चर रोड मैप। देखो ये वाला पार्ट से सवाल बन रहा और इसका लेक्चर्स ऑलरेडी ग्रुप में डला हुआ है। विंटर रेनफॉल हो गया, आप लोग के ऐप में ना सारा चीज अपडेट हो चुका है। विंटर रेनफॉल, इंडियन ओशन डाइपोल, डाइपोल, एल नीनो, ला नीना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बिहार इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज, ग्लोबलाइजेशन, आईएसएफआर, मैंग्रोव फॉरेस्ट, देखो ये पीवाईक्यू है ना, मिनरल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी, नेशनल मिनरल पॉलिसी। जो मैं हाईलाइट किया हूं ना, ये मैंने भेजा भी है आपको, ये वाला हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पे इसको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ आप लोग का जो विजन मंथली मैगजीन चल रहा है वो आप लोग के बैच में चल रहा है, नवंबर अक्टूबर सितंबर का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे वो चीज सारा कंप्लीट कर लेंगे, 1 साल का हो गया और मेंस 365 वाला जो है वो कवर होते रहेगा। तो देखो एकदम स्मार्ट नोट्स है, क्रिस्प नोट्स है, इसमें आपको सारा चीज इसमें गिवन रहेगा। जैसे आपको मान लो पढ़ना है ये वाला चीज, नेचुरल डिजास्टर इन बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे कोट है, इंट्रोडक्शन, बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन स्टेट्स विद नियरली 73% ऑफ इट्स लैंड एरिया एंड 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपोज टू डॉट। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन इज कैची, इट कंटेन्स ऑल योर डेटा अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ कोड भी आपके पास है। ठीक है, क्यों देयर आर लिमिटेशंस, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डीलेज है, यहाँ पे रेड टेपिज्म यूज करो, पुअर लोकल कैपेसिटी, विलेज लेवल टर्म्स ऑफन लैक ट्रेनिंग इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड डेटा गैप्स है। तो ये सारा चीज़ है। अब इसमें आपको कुछ मान लो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है, क्लाइमेट ऑफ बिहार, जैसे
हाँ ठीक है, इसमें मैप तो आपको डालना ही है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 है, ये तो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा होगा ये सारे नोट्स। रुको मुझे आपको जहाँ से सवाल आपका आया था, इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल वो जा रहे हैं, तो आपको फेसेस क्या है इंडियन ओशन डायपोल का विद ऑल दोस डायग्राम्स, पॉजिटिव आईओडी क्या होता है, नेगेटिव आईओडी क्या होता है, बस थोड़ा सा ये सारी चीज आप लिख दोगे, आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। बाकियों के कंपैरिजन में आपको रिलेटिव कंपटीशन है, बाकी सबको अच्छा करना है। और हर बार ये सवाल आता है कि इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन ओशन डायपोल का या इंडियन मानसून का, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर पे क्या फर्क पड़ेगा। पॉजिटिव आईओडी होगा तो मानसून रेनफॉल इनहांस होगा, खरीफ क्रॉप यील्ड इंक्रीज होगा, ड्रॉट प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, वाटर रिसोर्सेज, ट्रेड शिपिंग पे क्या असर पड़ेगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, फिर देखो कंक्लूजन भी क्या है, दस आईओडी इज नॉट मेनली अ क्लाइमेट ऑसिलेटर बट अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजर, शेपिंग इन्फ्लेशन, फार्म आउटपुट, हाइड्रो पावर माइग्रेशन। इट्स अंडरस्टैंडिंग इज वाइटल फॉर इंडियाज ब्लू इकोनॉमी 2047। बहुत लोग कहते हैं कि कंक्लूजन में प्रॉब्लम होता है, तो कंक्लूजन आपको ऐसे ऐप बनाना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, बिहार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। अब इसके लिए ये बिहार स्पेशल का पीडीएफ ये पड़ा हुआ है। अब इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, कास्ट सर्वे इन बिहार, कास्ट सर्वे का पूरा सारा चीज़ है, ई गवर्नेंस इन बिहार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ आपके सवाल इसमें आएगा। बिहार सोसाइटी, बिहार इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार, एग्रीकल्चर इन बिहार। और एग्रीकल्चर का जो लेक्चर पड़ा हुआ है 1 घंटे का, प्लीज़ वॉच दैट। उसमें आपको बताया गया कि ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसे होता है, क्या-क्या उसमें प्रॉब्लम होता है, ये सारा चीज़ गिवन है। तो वो वीडियो देखने के बाद ये वाला चीज़ करोगे तो आपको बहुत ईज़िली सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इसमें सारा चीज़ बाइफरकेटेड है। आप आराम से इसको पढ़ो, सारा कीवर्ड लिखा हुआ है। जो क्रिस्प जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, आपको सिर्फ़ वही चीज़ पढ़ना है। स्ट्रक्चरल एंड रीजनल इश्यूज़ क्या है? लो इंडस्ट्रियल बेस, इंडस्ट्रियल शेयर सिर्फ़ 20% है। एवरेज जो है 29% है, तो आप ऐसे डायग्राम बनाओ, ये 29% है, तो सिर्फ़ ये 20% ही है। ठीक है? तो ताकि आपका एस्थेटिक ज़्यादा सुंदर लगे। 29% अगर नेशनल एवरेज है और ये सिर्फ़ 20% है, तो सो देयर इज़ एन इंडस्ट्रियल गैप, डेफिसिट है। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है। अर्बन डिस्ट्रिक्ट पटना, मुज़फ्फरपुर ड्राइव सर्विसेज़। ह्यूमन डेवलपमेंट गैप। अब ये सब डेटा आपको आपका आंसर को और एनरिच करता है। ठीक है? 0.06 है, स्टिल इट हैज़ इंक्रीज़ बट इट इज़ स्टिल बिलो 0.67 है। इंडिया का और बिहार का 0.60 है। कल्चर एंड नेचुरल रिस्क, ये सब प्रॉब्लम है। फिर उसको कैसे मिटिगेट किया जाता है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, 7 निश्चय पार्ट 2 है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, डिजिटल बिहार है, बिहार आईटी एंड डेटा सेंटर पॉलिसी है। ठीक है? तो आपको ये सारा चीज़ लिखना है, अपने आंसर को एनरिच करना है। तो ये नोट्स है, प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करो ये सारी चीज़ों को। और हम लोग का वो चलते रहेगा। इसमें आपको एक्टिव रिकॉल सेशन अभी चलेगा। अभी आप लोगों को मैंने टारगेट दिया था ना जनवरी 31st तक, आप लोग कोशिश करो कि पूरा 1 लैब आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फेडरलिज़्म। फेडरलिज़्म से आप देखोगे ना, हर बार ये सवाल पीवाईक्यू में आया हुआ है कन तो फेडरलिज़्म का सिंपल है, ये सब जो कीवर्ड्स है आपको इस्तेमाल करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज़्म क्या है, क्वासी फेडरल है, फिर ग्रैन्युलर फेडरलिज्म क्या होता है, फिस्कल फेडरलिज्म, इससे सवाल पूछ सकता है, ये पीवाईक्यू यूपीएससी में सवाल आया है। और देयर आर वो ना अब क्या करें ना, जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज आ गए, अब वो बीपीएससी में पूछ रहे। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको साथ साथ हम लोग का प्लान है, जैसे आज आप लोग का एसए का पीवाईक्यू होगा, ठीक है, डिस्कशन होगा, तो टेल मी, अगर आपको चाहिए तो मैं इसको लाइव कर दूंगा, मतलब बाकी जो नॉन एमएमपी वाले वो लोग भी करेंगे। हम लोग बीच बीच में वो करते रहते हैं ऐसे का, क्योंकि बहुत लोग का आता है कि सर प्लीज ऐसे हम लोग के लिए भी करवाइए। तो इसमें यूपीएससी का जो पीवाईक्यूज होता है हम लोग वो डिस्कस करते हैं। और ऐसे तो हम लोग का बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है, फिलोसफिकल ऐसे जो पार्ट होता है वो बहुत लोग का जो पहले वीक था, अब वो धीरे धीरे वो चीज बेहतर होने लग गया है। तो ऐसे अभी गेम चेंजर है, ऐसे पे प्लीज फोकस करिए। 15 से 16 लेक्चर हम लोग का ऐसे का हो चुका है। तो जो बैच वाले प्लीज़ एस्से को देखिए, और एस्से को जितना हो सके ना बेहतर लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ ना जीएस 1 जीएस 2 एक टाइम पे ना सबका बराबर हो जाता है। जो आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है ना, एस्से होता है, क्योंकि एस्से रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट। इसमें तो आप रट के थोड़ा देर में लिख लोगे। एस्से में आपको स्ट्रक्चरिंग करना होता है, प्रॉपर पैराग्राफ बनाना होता है, प्रॉपर लिखना पड़ता है, कैसे लिंकेज करना है, वो डिमांड जो होता है उसको एड्रेस करना होता है, आर्गुमेंट पेश करना है, सिंथेसिस देना है, एंटीथेसिस देना है, कैसे बनाना है, ये सारा चीज़ आपको विद टाइम आप वो होगा। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये वन शॉट
ये वाला चीज़ है, ये वाला आप कंप्लीट कर लोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ सॉर्टेड। इसके अलावा विज़न का मंथली वाला जो चल रहा है उसमें मैं आप लोगों को कराते रहता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इसमें आपको 7 नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है इस बार। 6 में आप 4 भी ईज़िली स्कोर कर सकते हो, साढ़े 4 भी आ सकता है। बशर्ते आपको जो टेक्निकल एकेडमिक कीवर्ड्स होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आपको वो सब मेंशन करना है, आपको वो सारी चीज़ लिखना है। जैसे आईटी से हर बार वो पूछ रहा है, आईसीटी से बार-बार पूछ रहा है, तो आईसीटी का इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? आईसीटी का एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? सेम ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का विदिन अलग-अलग स्फीयर, एजुकेशन में क्या इसका प्रभाव है? हेल्थ केयर में क्या प्रभाव है? एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव है? सेम वैसी बाइफरकेशन है। आईसीटी का एग्रीकल्चर पे क्या है? आईसीटी का हेल्थ केयर पे क्या है? आईसीटी का डिफेंस में क्या है? एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंजन ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कोर एलिमेंट्स क्या होता है आईटी का? एआई इन हेल्थ केयर क्या है? एआई इन एग्रीकल्चर क्या है? एआई इन डिफेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वॉरफेयर एंड साइबर सिक्योरिटी। तो नोट्स आर डिजाइन सो सो क्रिस्पली कि आप बस आपको ये पढ़ लोगे तो आपका जो मेन जो टेक्निकल कीवर्ड्स होता है वो वहाँ पे एज इट इज रिप्रोड्यूस कर पाओगे। और ये ज़्यादा बल्कि भी नहीं, 94 पेज में आपका पूरा एसएनटी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप कोशिश करो 31st जो कट ऑफ डेट है, 31st जनवरी तक आपका 1 लैब कंप्लीट हो जाए। फिर आते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमी में देखो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्ज़ॉस्टिव पीडीएफ है। इसमें आपका सारा चीज़ है। अब यहाँ पे ना कुछ-कुछ कीवर्ड्स होता है जैसे कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर, फोकसेस ऑन लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़ लाइक लिटरेसी, न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। अब ये सब ना आपके इकोनॉमी का पेपर है ना उसमें आपका एज़ इट इज़ आपका दिखना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग एन इकोनॉमी आंसर सो योर आंसर शुड हैव दोज़ थिंग्स, है ना? अब यहाँ पे मैंने बाइफरकेट कर दिया कौन-सा हाई ट्रेंडिंग टॉपिक जो फर्स्ट में आपको पहला प्रायोरिटी आपको देना है, सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देना है। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक विंटर से आपने देखा होगा यूपीएससी पीवाईक्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे डीडी से पूछ रहे सवाल, तो आप डेमोग्राफिक विंटर आप इस्तेमाल कर सकते हो ये सारे वर्ड्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आपने पीवाईक्यू देखा होगा ना, इससे सवाल पूछा है। इंडिया एंड बिहार का इसमें पूरा बाइफरकेशन अच्छे से है। शुगर इंडस्ट्री इन बिहार, एमएसएमई, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ट्रिकल डाउन थ्योरी ये आपने पीवाईक्यू देखा होगा, ये बहुत ही प्यारा नोट्स इसका है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया। 213। तो नोट्स ऐसा डिज़ाइन किया गया कि आपको सिर्फ़ ये आप कर लोगे तो आपका बहुत हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी देखो ये सारा चीज़ दिया गया। ट्रिकल डाउन थ्योरी assumes investment led growth uplifts the poor through jobs and income spillovers। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन इज़ बैक विथ ऑल दोज़ डेटा। अमर्त्य सेन का ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच, मेजर एलिमेंट्स क्या-क्या है? ग्रोथ लेड डेवलपमेंट, कैपिटल एक्युमुलेशन, मार्केट ड्रिवन एलोकेशन, इनिशियल वेल्थ कंसंट्रेशन एक्सेप्टेंस, स्पिलओवर मल्टीप्लायर इफेक्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेनिफिट्स ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये एज़ इट इज़ सवाल 38 मार्कर का आया था। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ट्रिकल डाउन में क्या कहते हैं ना ऊपर वाला शब्दों को आप ये करोगे धीरे-धीरे वो सारा नीचे प्रोलिफरेट हो जाएगा। आप ऊपर वाले जो उद्योगपति होते हैं, पूंजीपति होते हैं, उनको आप टैक्स का बेनिफिट दो, तो धीरे-धीरे ना उनका जो प्रॉफिट होगा तो दैट विल कम इंटू सीएसआर। ठीक है? तो एक 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 आइडियोलॉजी है कि हाँ, आप ऊपर वालों को जितना बेहतर करोगे तो नीचे वाले को धीरे-धीरे पर्कुलेट होगा। वेल्थ फॉर्मेशन होगा, एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिव एसेट बनेगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो फिर दे विल फाइनली दे विल नीचे वाले जो लोग हैं उनको वो लोग प्रोवाइड करेंगे चैरिटी गिविंग एंड फिलैंथ्रोपी, पॉवर्टी रिडक्शन होगा। इसका लिमिटेशन क्या है? बेनिफिट्स कंसंट्रेट एट द टॉप, जैसे आपने ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़ा होगा तो टॉप 10% है वो 70% इनकम वेल्थ जनरेट करते हैं। तो दैट विल क्रिएट मोर जो डिवाइड हो गया वो और फर्दर जो क्लीवेज हो गया ना वो वापस और बढ़ते जाएगा। तो ये सब आपको लिखना है। फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? शिफ्ट फ्रॉम ग्रोथ फर्स्ट टू ग्रोथ वाइड इक्विटी, स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, टारगेटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिव वेलफेयर, पुश लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिड्यूस रीजनल एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो आप देख रहे हो ये सब में आपको सारा चीज़ प्रोवाइडेड है। आपको ऐसे ही पढ़ना है। कोशिश करो कि अपना जो सिलेबस है उसको बहुत हद तक कंप्लीट कर लो। 31st जनवरी तक कंप्लीट कर लो और उसके बाद आप लोग का चलेगा जो बैच वाले हैं, एमएमपी वाले, उन लोगों का क्या चलेगा? एक्टिव रिकॉल सेशन चलेगा। ठीक है? हिस्ट्री का हम लोग करते थे, अब धीरे-धीरे हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे। अब तो अभी समय है, आराम से अभी करो और जो केटीएम का जो टेस्ट सीरीज़ हो रहा है, आप लोग अच्छे से करो। उसका मॉडल आंसर आप देखते होंगे ना, वो अपने में ही वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिव होता है। वो आप उसके साथ अपने नोट्स को और एनरिच कर सकते हो।
तो ये रहा आपका 71st का बात। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट जो एडीओ का है। एडीओ का भी डेट आ गया। एडीओ का डेट है 14, 15, 17, 18, 20 और 21। तो आई वुड से यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। आपने 71st बीपीएससी मेंस के बाद से लेके एडीओ का तुरंत जैसे 13 को खत्म हुआ था उसके बाद से आप एडीओ में लग गए थे कुछ दिनों के बाद, तो आपने नहीं भी तो कम से कम 5 से 6 महीना आपने अभी तक दे रखा है, तो दैट इज इनफ। ठीक है, अभी हल्का हल्का देखो, मैं आपको पूरा टाइमलाइन बता रहा हूँ। कल भी जो क्लास हुआ था मैंने यही बताया था आप लोगों को। एग्जाम अप्रैल में है, अभी क्या चल रहा है, जनवरी 14 चल रहा है। ठीक है, 14 दिन आपका नया साल का पार हो गया है। कोशिश करो कि आप अपना 60% और 40% में बांटो। ये वाला पार्ट में एडीओ करो टिल February 28। 60% आप बीपीएससी मेंस का करो, क्योंकि देखो आपका एडीओ खत्म हो जाएगा, मान लो 20th तक खत्म हो गया। ठीक है, यही लास्ट है, 21st लास्ट है। उसके बाद 15-20 दिन, एक महीना आपको लगेगा, उसमें उसका कट ऑफ देखोगे, फिर क्या उसका रहेगा, आंसर किया आएगा, उस एवज में आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, मई जून ऐसे चला जाएगा। फिर उसके बाद जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 72nd का। फिर उसके बाद वापस से आप 71st का बीपीएससी प्रीलिम्स में लग जाओगे। इस दरमियान आपका जो मेंस वाला पार्ट है ना, वो कभी कवर नहीं हो पाएगा। अभी बहुत ही गोल्डन पीरियड है। आप कोशिश करो जनवरी 14 से लेके 28 फरवरी तक 60% टाइम अपना ना बीपीएससी मेंस को दो, और इसके साथ साथ एडीओ आप पढ़ते रहो। आपका दोनों बैलेंस होते रहेगा, मेंस वाला पार्ट भी होते रहेगा और जो आपका एडीओ वाला पार्ट भी है वो भी कवर होते रहेगा। अब इसमें कुछ कुछ लोग होंगे जिनका जेपीएससी रहेगा। कल वाले सेशन में मैंने यही बताया था ना, जिनका जेपीएससी है वो स्ट्रेट अवे जेपीएससी में जंप करो, क्योंकि उसका डेट आ गया है, 8 मार्च आपका डेट है। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। प्लीज इसको अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि आपका जेपीएससी प्रीलिम्स में आप देख रहे हो ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है। तो टोटली इस पे आप बैंक ये कर जाओ। और जो सिंपल एडीओ वाले हैं और जो 72nd की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 अभी 72nd बीपीएससी जो वाले हैं वो क्या करो, मेंस ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ाई करो। तो मेंस के लिए जो मैंने बताया, पीवाईक्यू का थीम देखो कैसे हो रहा है, क्या क्या सवाल पूछ रहा है। आपको पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके लिए हम लोग का एक मेंस क्राफ्ट का बैच चल रहा है जो 72nd के लिए डिजाइन किया गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है, और आपको वीक में एक सेशन होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको क्या-क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और मॉडल आंसर मिलता है, इवैल्यूएटेड कॉपीज़ मिलता है। तो इस दरमियान आप धीरे-धीरे करते-करते आपका पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। और आप पीवाईक्यू का रिलेवेंस देखे हो ना, कितना पीवाईक्यू रिपीट होता है। तो कोशिश करो एडीओ वाले और 72nd वाले इस टाइम को यूटिलाइज़ करो और थोड़ा-सा मेंस ओरिएंटेड ही पढ़ाई करो। ठीक है, ये चीज़ करो। और जो आपका एडीओ का तो कई दफ़ा मैंने वो बताया रखा है कैसे पढ़ना है, जो बैच वाले उनको देखे ही होंगे, साइंस वाला। ऑलमोस्ट एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ-कुछ पार्ट जो बचा हुआ है साइंस का वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ, साइंस के लिए आपका लूसेंट, केमिस्ट्री और सॉरी फिजिक्स और बायोलॉजी आपका कंप्लीट हो चुका है। लूसेंट के एनसीईआरटी में कुछ-कुछ 9 का टिश्यूज़ हो गया। जो नॉन जेनेरिक टॉपिक्स होता है ना, वो वाला बस बचा है, उसको कंप्लीट करा दीजिएगा। हिस्ट्री वाला पार्ट हो चुका है। मैथ्स में कुछ-कुछ चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे करा दूँगा, आपका नंबर सिस्टम हो गया, वो सारी चीज़। तो अभी वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, वो धीरे-धीरे हो जाएगा। ठीक है? तो फिलहाल अभी आपका काम क्या रहेगा, 71st वाले वो तो समय है आपका, आराम से आप करो ये चीज़। लेकिन हाँ, मेरी बात मानो और आपको वो जो कट ऑफ डेट मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ठीक है? और जो आप एडीओ वाले वो आप लोग दोनों चीज़ को मैनेज करना स्टार्ट करो। और कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी चीज़ होगा, आप कैमेलिया चैनल, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा इसको। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आप लोग पढ़ाई करो।